नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह इतनी ज़्यादा चरमरा गई है, भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, इतनी ज़्यादा समझिए कि आप नीचे गिर चुकी है कि अब बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति आ चुकी है भारत के सामने में दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके सामने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आपकी जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, आपको पता है कि किसी भी देश का कोई भी नागरिक जो है उस अर्थव्यवस्था से जो है अफेक्टेड हुए बगैर नहीं रह सकता है। यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी रहेगी उस देश की, तो अपने आप उस देश के नागरिक फलेंगे फूलेंगे। वहीं अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी तो वो देश जो है डूबेगा, और साथ में उसकी अर्थव्यवस्था के साथ में डूबने के साथ वहाँ का नागरिक भी डूबेगा दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पर आपको जो है संज्ञान लेना चाहिए, आपके ध्यान में आना चाहिए दोस्तों। आपने देखा होगा कि विश्व में जिन जिन देशों में भी अर्थव्यवस्था डूबी है, ठीक है, उसके 3 दिन पहले तक भी पता नहीं लगता था वहाँ के नागरिकों को कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है डूबने वाली है। आप एकदम लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए अभी श्रीलंका का, जहाँ की अर्थव्यवस्था डूबी थी, और वहाँ उसके बाद में किस तरीके से के सरकार को जो पार्टी चलाती थी वहाँ की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसी तरह आप अभी लेटेस्ट जो है सीरिया के हालात आप देखते होंगे, जिसका राष्ट्रपति बशर अल असद जो है उसे राष्ट्र छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जो है अर्थव्यवस्था जो है त्राहिमाम थी, बिल्कुल चिथड़े उड़े हुए थे वहाँ की अर्थव्यवस्था के दोस्तों। ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो कि कुछ साल पहले जो है ग्रीस, ठीक है, जो ग्रीस है देश यूरोप में, वहाँ पे इस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चरमराई थी कि पूरे के पूरे देश को जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा बेल आउट करना पड़ा था, और उसमें बहुत बहुत जिसे कहते हैं वहाँ के नागरिक तकलीफ में आ गए थे दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था जो है वो जब धड़ाम हो जाती है किसी भी देश की, ये खबर तो बाहर वहाँ की सरकारें आने नहीं देती हैं, लेकिन इस बात को जब सामने लाया जाता है, यानी कि जब ये बात सामने आई जाती है, तब उसके 2 दिन पहले तक भी नागरिकों को पता नहीं रहता है उस देश के कि अर्थव्यवस्था में ये क्या हो गया, और ये चारों तरफ में न बैंकों से पैसे निकल रहे हैं, हाँ, बैंक में पैसे नहीं होते हैं, आपकी जो करेंसी है वो अवेलेबल नहीं है, नोट अवेलेबल नहीं है, और चारों तरफ हाहाकार हो जाता है। उसके बाद में देश के लोग बाहर निकलते हैं और बिल्कुल जो है माहौल ख़राब हो जाता है उस देश का, जो संभाले भी नहीं संभलता है, और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब देश छोड़ छोड़ के, आपको पता ही है, जिन्होंने पूरा का पूरा कबाड़ा किया रहता है उस अर्थव्यवस्था के साथ, उस देश के साथ, उस नागरिकों के साथ, वह जो है भाग खड़े होते हैं दोस्तों। तो यही कुछ इसी तरीके के हालात में आपको अवगत करा देता हूँ कि भारत में भी आने के दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का आसार बिल्कुल बन चुका है दोस्तों। आपको मैं आपको बताऊं कि जब से आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से ये जो मोदी सरकार आई है, उसके बाद से आज तक आपको आपके याददाश्त के लिए बताऊं कि टोटल जो है 20 से 22 लाख करोड़ रुपए, 20 से 22 लाख करोड़ रुपए जो है वह अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके माफ़ कर दिए हैं इस मोदी सरकार ने दोस्तों। अब आप बताइए, 20 से 22 लाख करोड़ रुपए जो सीधे सीधे माफ़ कर दिए हैं इस मोदी सरकार ने, उसके अलावा भी उसके अलावा भी भर भर के आपकी जो बैंकें हैं, सरकारी बैंक,
वहाँ से भर भर के जो है लोन के रूप में अभी भी पैसे उनको जो है बांटे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वो भी जो है ऋण कुछ समय बाद में शायद माफ़ कर दिया जाए, या मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था गिर जाए, धड़ाम हो जाए और पूरे देश में हाहाकार मच जाए, फिर तो वो दिए हुए जो पैसे हैं कितने थे क्या थे उसको तो कोई भी याद नहीं करने वाला। जब ये सब भाग जाएंगे देश छोड़कर, तब तो आपके जो है बहुत दिनों बाद में पता चलेगा कि वो जो कित और बाकी कितने लोन जो है बकाया करके ये जो मित्रगण जो है जैसे भागते हैं देश छोड़ छोड़ कर, वो भागे हुए हैं और इतना पैसा जो है ऑलरेडी देश को रिकवर करना है, देश के नागरिकों को रिकवर करना है इन लोगों से। ये तो दूसरे देश में जाके विदेशी नागरिकता, विदेशी ऐसे ऐसे जो लोकेशंस है छुप कर बैठ जाते हैं दोस्तों। और ये कोई आपकी और हमारी बनाई गई कोई ऐसी तो बातें हैं नहीं कि हम जो है झूठ मूठ का मुद्दा बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल यथार्थ में, हकीकत में अभी कुछ ही दिनों, कुछ ही सालों पहले आपने देखा ही है कि कितने कितने लोग जो हैं भारत से कई कई हजार करोड़ रुपए लेकर बैंकों से, जहाँ इन बैंकों में दोस्तों, जो बैंकों का पैसा मैं कहता हूँ ये बैंकों का पैसा नहीं, ये आपका ही गाड़ी कमाई का पैसा होता है। आपके कुछ बुजुर्ग जो काम करते हैं, मान लीजिए पीएफ का उनका फंड हो, हाँ आपका जमा स्टेट बैंक में जो, एसबीआई में जो सेविंग्स बैंक में आप पैसे रखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जो पैसे रखते हैं, हाँ छोटे मध्यम दुकानदार, आम जनता, इन सभी का सब पैसा जो पड़ा होता है दोस्तों, वही तो जो है इनको लोन में भर भर के सरकारें जो है अपने मित्रों को बांटती है दोस्तों। तो ये जो पैसा जो है ये लेकर, ठीक है, और वापस डकार जाते हैं और देते नहीं हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसी जब अर्थव्यवस्था गिरेगी और जब ये सब अंदर ही अंदर भागते हुए दिखाई देंगे, जो आपको मैं कह ही रहा था कि अभी कुछ सालों पहले ही आपको यथार्थ में दिखाई दिया था कि कई हजार करोड़ लेके, टोटल कई लाख करोड़, अगर आप उसको अगर टोटल करें तो कई लाख करोड़ों का चूना लगाकर भागे हुए हैं। ठीक है, ये जो मामा जी थे आपके, प्रधानमंत्री जिन्हें मामा जी कहते थे ये सब लोग, ठीक है, इन्हें आज तक कहाँ लेकर आ सकी सरकार। इनसे पैसा लेकर आने की तो दूर की बात है, जो बिल्कुल मंशा भी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि पिछले 10 सालों में 22 लाख करोड़ रुपए, यानी कि हर साल 2 लाख से सवा 2 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं, हाँ आपकी मोदी सरकार ने अपने मित्रों के। और कितने लाखों करोड़ों का और इनको अपने मित्रों को इन्होंने जो है ऋण दे रखा है दोस्तों। आपको आए दिन कुछ न कुछ खबर आती ही होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से आपका धन जो बैंकों में रखा हुआ रहता है, वह उठा उठा के इनको दे दिया गया है। और इसकी पूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों बताइए। ये धन जो है खाली हो जाता है रिजर्व बैंक में और ये आपके सरकारी बैंकों में। उनकी पूर्ति करने के लिए ही तो बढ़ा बढ़ा कर आपके सामने जो आप टैक्स देखते हैं, ठीक है, वो बढ़ा बढ़ा कर इसीलिए तो आपके ऊपर लगाए जाते हैं जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, कि जिससे वो जो खाली होया हुआ जो खजाना है बैंकों में, वो वापस से वहाँ भरे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े टैक्स लगा के और आपके जीएसटी बढ़ा 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 के, इनकम टैक्स लगा के बढ़ा बढ़ा के, और पेट्रोल और डीजल जो कि 35 रुपये प्रति लीटर रिफाइनिंग के बाद में उपलब्ध होता है सरकार को, उसे 100 रुपये का बेच कर, तो वहाँ भी 65 रुपये 1 लीटर पे दोस्तों। एक एक लीटर पे आप कभी सोच सकते हैं कि किसी भी सरकार देश की 65 रुपये लीटर, यानी कि एक आम दुकानदार भी अगर किसी कोई 1 रुपये की चीज़ बेचता लेकर आए बेचने के लिए, तो वो कभी भी 2 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकेगा 100% प्रॉफिट करने के लिए भी। लेकिन भारत की सरकार जिसका काम ही होता है कि नागरिकों को बिना प्रॉफिट किए बगैर जो है सही दाम पे चीज़ें उपलब्ध कराएं, क्योंकि सरकार का जो है प्रॉफिट मेकिंग का जो है टारगेट नहीं होता है। सरकार चलती है वेलफेयर वेलफेयर स्टेट के हिसाब से, यानी कि नागरिकों को बिल्कुल
से एक सही और सही रेट में चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। तो 35 रुपये का जो आप देखते होंगे पेट्रोल डीजल, वो आपको 100 रुपये में, यानी कि 65 रुपये, यानी कि 2 से ढाई गुना भारत की सरकार आपसे वसूल कर रही है प्रति 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से इतना इतना जो धन एकत्रित होता है वो, ठीक है। और उसके अलावा जो है, आप देखते होंगे कि एक ही चीज पर कई बार टैक्स लगाती है सरकार। ठीक है, जहाँ गाड़ी कंपनी ने गाड़ी को बनाया वहाँ पे टैक्स उस कंपनी से लिया जाता है, वो जब बेचता है तब लिया जाता है। आप खरीदते हो तो आपसे वो गाड़ी पर टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है। हाँ, इधर उधर के दुनिया भर के टैक्स लिए जाते हैं। फिर आप जो है, आप उस गाड़ी को यूज़ करते हो तो उसके बाद में आप रोड पे चलते हो तो टोल टैक्स वगैरह लिए, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर इतने 1,000 पॉइंट होते हैं टैक्स लेने के सरकार के। वो अलग प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरीके से आपका खून चूस चूस कर, ठीक है दोस्तों, सरकार जो पैसे वापस से खींचती है आपसे, वो फिर से अपने उन सरकारी बैंकों के खजाने भरती है जिन खजानों को सरकार ने लुटा दिया होता है अपने मित्रों को कर्ज देकर। और उन खजानों को वापस भर के फिर अपने मित्रों को कर्ज देती है सरकार। और कुछ थोड़े जो भी पैसे होते हैं अपने जो है पूरे अय्यासी के लिए और ऐशो आराम के लिए यूज़ करती है। उसे जो है जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बेफिजूल खर्ची करती है, यानी कि ज़बरदस्ती का उस पैसे का वो बना देना नया पार्लियामेंट। जब आपने कहीं देखा है दोस्तों कि विश्व में आपके लंदन में भी जो है पार्लियामेंट चलता है, यूके का, ब्रिटेन का, अमेरिका में भी पार्लियामेंट चलता है। इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जर्मनी में भी चलता है। वहाँ पर आपने देखा है कि इतना पुराना पुराना जब से जो बना हुआ उनका जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, वही बना हुआ है और उसी में जो है वो काम चल रहा है उनका, और बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे आपकी फ्रांस हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, उनकी अर्थव्यवस्थाएं आपसे आपसे कई कई गुना ज़्यादा मजबूत है, कई कई गुना ज़्यादा समृद्ध है और अच्छी है। लेकिन वहाँ तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही नया पार्लियामेंट ज़बरदस्ती का बनाने के लिए और फिजूल खर्ची करने के लिए। तो यहाँ पे मोदी सरकार ने बेफिजूल खर्ची करते हुए फिर ये नई पार्लियामेंट बनाते हैं। इसी तरह जो है आप देखिए कि अभी नया जो है प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जिसमें कोई सुरंग बनेगी जिससे अगर देश में कुछ गड़बड़ हो तो प्रधानमंत्री वहाँ से उस सुरंग से गायब हो सके, भाग सकें देश से। उस टाइप का एक नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। जबकि प्रधानमंत्री अच्छा खासा आवास, प्रधानमंत्री आवास बहुत कंफर्टेबल आवास जो है ऑलरेडी भारतवर्ष के पास है, फिर भी ये बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनको जो है फिजूल खर्ची करनी है, बेपनाह फिजूल खर्ची करनी है उस देश के नागरिक के पैसे के साथ में जिस देश के नागरिक को 2 वक्त की रोटी भी जो है वो नसीब होना मुश्किल है दोस्तों आज की तारीख में। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेचारे गरीब अपने जो भाई हैं, जितने भी जो जनता है, वो देखिए किस तरीके से इस ठंड में रह रह कर आज आपको इतना टैक्स लेकर आपसे भारत की सरकार जो है आपका जो हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकती है, आपकी तबीयत का ठीक ख्याल नहीं रख सकती है। आप देखिए एम्स के बाहर में किस तरीके से लोग जो है रैन बसेरे में इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी जगह उनको नहीं मिल रही है, और उनका जो है नंबर एक एक महीने के बाद आ रहा है। पता लगता है कि जिस बीमार आदमी के लिए नंबर लिया गया था, जिसे 15 दिन बाद में दिखाना था, वो आदमी जो उस ठंड में जूझते हुए 1 हफ्ते बाद में वैसे ही दम तोड़ देता है रास्ते पर। उसका इलाज तो जब तक होता वो तो बाकी रह जाता है दोस्तों। उसका नंबर जब बुलाया जाता है उस गरीब आदमी का
एम्स के अस्पताल में कि उनको ले आइए, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि 10 दिन पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। 6-7 दिन वेट करते करते कड़कड़ाटी ठंड में रास्ते में दोस्तों, ये हालात करके रखे हुए हैं आपकी सरकारों ने। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि रोज की रोज एक ही मुद्दा ये जो बसते हुए चारों तरफ दिखाई देता है कि वहाँ भगवान निकलेंगे, वहाँ राम निकलेंगे, उस मस्जिद के नीचे में मंदिर था। ठीक है, ये मुद्दा बना के रखा हुआ है बेफिजूल का। जो भगवान को मानने वाला जो इंसान है दोस्तों, उसकी खुद की जान निकली जा रही है आज। ठीक है, उसकी जो है देख रेख नहीं है आज समाज में। हाँ, और बिल्कुल जिसे कहते हैं बेफिजूल खर्ची का ये तांडव मचा के रखा हुआ है जिस सरकार ने, वो इस तरीके के राग अलाप रही है, बातें कर रही है आपके सामने कि कहाँ राम है, कहाँ अल्लाह है, कहाँ मंदिर बनाए, कहाँ मस्जिद तोड़ें, कहाँ किस मस्जिद के नीचे में भगवान का मंदिर निकालें। आप जिस भी धर्म को मानते हो दोस्तों, आप ये बताइए आपके धर्म के भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, आपके गुरु ने, आप जिस भी धर्म को मानते होंगे दोस्तों, क्या उन्होंने ये कहा है कि आप इंसान को मार के मुझे खोजिए आप? क्या आपके धर्म ने ये कहा है कि आप जो है इंसानों की बलि पे बलि चढ़ाते रहिए, उनको बर्बाद करते रहिए और फिर आप जो है हमें पूजिए? आपके कौन से भगवान, कौन से अल्लाह, कौन से गॉड और कौन से गुरु ने ऐसा कहा है? आप बताइए दोस्तों। मैं आपको फिर से कहता हूं कि जो भी लोग भारतवर्ष के जो इन गलत बातों को समर्थन कर रहे हैं, वह लोग भी देश के गद्दार हैं। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई कोताही नहीं है। जो भी लोग इस तरह की सरकारों को वोट देते हैं, इस तरह के लोगों को मंत्री बनाते हैं, जो समाज को बर्बाद करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये कहते हैं कि हम सरकार अच्छी चला रहे हैं। हाँ, झूठ जिसे कहते हैं कि ऑन पेपर जो है हम सरकार अच्छी चला रहे हैं। तो ऐसे जो भी वोटरान है, जो भी ऐसे जनता है जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है, तो वो वैसी जनता भी समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है दोस्तों। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। आप खुद देश के मालिक हो, आप देश की जनता जो मालिक होती है देश की, अगर वह खुद ही अपने देश को बर्बाद करने पर तुल जाए, तो फिर तो उस देश को कौन बचा सकता है? यही वह श्रीलंका के साथ, ये ग्रीस के साथ हो चुका है, और ये रूस और चीन के जैसे देशों के साथ भी इतिहास में हो चुका है दोस्तों। आज जो रूस में और चीन में जो तानाशाह सरकारें चल रही है, वह वहाँ की जनता की वजह से ही चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जनता ने कभी भी जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रखा है। आप सुनते होंगे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजनीति की बातें करनी अच्छी नहीं लगती हैं, सारी पार्टियां एक जैसी ही होती हैं, सारे नेता एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता राजनीति की बातें करनी। तो वैसे जो लोग होते हैं दोस्तों, वही सबसे बड़े देश के दुश्मन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप अगर बोलते हैं कि मुझे उस बीमारी के बारे में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, इस बीमारी के बारे में जानना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दुख का विषय होता है, बहुत दिमाग लगता है, इसलिए इन कुछ बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में जानना समझना, ठीक है, या बॉडी जो हाइजीन होता है उससे समझना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके अच्छा लगने या बुरा लगने से तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो दोस्तों, बीमारियों का रोकथाम तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि भाई आप कैसे साफ सुथरे, साफ स्वच्छ रहें, हाइजीन मेंटेन करें, है कि नहीं? आप बताइए। लेकिन आप अगर ये कह देंगे कि जी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी तरीके का बात समझने में कि कैसे मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, कैसे जो है मैं अच्छा रह सकता हूँ, मेरी तबीयत ठीक रह सकती है, उन उन चीज़ों को मैं जो है अपना जीवन में पालन करूँ, आप अगर कहें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बीमारी लगेगी? कभी लगी है दोस्तों?
इसी तरह जो भी व्यक्ति कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन बातों को करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे में बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को समझ सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो आ, हम देखते हैं दोस्तों, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों पे आप देखेंगे व्यूज़, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज़ मिलेंगे ऐसी चीज़ों पर जो बिल्कुल बेसिर पैर की होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ना आपके राष्ट्र के लिए, ना आपके लिए, ना आपके जीवन के लिए उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। ऐसी बेफिजूल की चीज़ों पर आप देखेंगे लाखों करोड़ों जो व्यूज़ आते हैं, वो तो तभी आते हैं ना दोस्तों, जब लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरटेनमेंट मत कीजिए या आपको कुछ भी चीज़ें जो अच्छी लगती है उन्हें न देखिए, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर बात ये दोस्तों कि उससे पता लगता है कि सोशल मीडिया पे जो जो चीज़ें चलती है उसे देखकर हमारे जैसे जो सोशल एनालिटिक्स करने वाले लोग होते हैं दोस्तों, जैसे हम जो डेटा एनालिसिस करते हैं सोसाइटी का, तो उसमें इस एक नज़र से हमें पता लगता है कि जो सोसाइटी है, भारतवर्ष समाज है, उसमें जो है बहुसंख्या किस तरह के लोगों की हो चुकी है। तो अगर इस तरह के लोगों की बहुसंख्या हो चुकी है, जो अभी लेटेस्ट रूस में या चीन में थी वैसे लोगों की, जो लोग चीन में जैसे बहुत डरा करते थे लोग, जो भी पॉलिटिकल लीडरान होते हैं उनसे डर बहुत डर के रहते थे। इसके वजह से वहाँ पे जो आप देखेंगे कि वो लीडर जो है वो काबिज होकर इस तरीके से एक नियम बना के बैठ गए हैं कि जिन्हें हटाना तक मुश्किल है। चीन का राष्ट्रपति जो है पूरे जब तक लाइफ टाइम जिएगा तब तक वहाँ का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा, ऐसा उसने नियम बना लिया है चीन में। इसी तरह रूस के लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे पॉलिटिक्स में, ठीक है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिकल मुद्दों में। वहाँ जो है पुतिन नाम का व्यक्ति इस तरीके से बैठा हुआ है कि वो कभी राष्ट्रपति बनता है, कभी प्रधानमंत्री बनता है, कभी राष्ट्रपति बनता है, जो मर्जी बनता है, लेकिन वहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी इतना तेल वहाँ पे उपलब्ध है रूस में, सारा तेल जो है वो उनके जो मित्र हैं, जैसे आपके भारत में जो मोदी जी के मित्र लोग हैं वो जो है मज़े करते हैं और वही उन्हीं की वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से रूस में भी वो जो मित्रगण हैं वो सारा का सारा तेल निकाल के राष्ट्र का, गैस निकाल के रूस का, और बाहर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो पुतिन और उनके मित्र लोग मिलके ये सारा धंधा काम चला रहे हैं, और वहाँ की जनता जो है वो दो टुकड़े रोटी उनको बांट दी जा रही है, जिस पर उनको जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। ये रूस की बात है, ठीक है। तो इसी तरीके के लोग जो चीन और रूस में थे, उसी प्रकार के लोग अगर भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाएं, जिन्हें कोई मतलब नहीं रहे अपने राष्ट्र के दोस्तों, अपने अर्थव्यवस्था की, आपके देश में क्या हो रहा है उसकी, ठीक है, तो ऐसे ही लोग मिलकर ये पूरी नैया डुबाएंगे इस भारतवर्ष की, और तब त्राहिमाम इस तरह से होगा कि आपके जिन्हें भी आप बहुत जिसे कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बहुत बड़े नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं, राष्ट्रपति, हाँ, इनकी सरकारें, ये सारे के सारे लोग और इनके मित्रगण सब गायब नजर आएंगे दोस्तों देश से, और आप जो है इस ज्वाला में जल के भस्म हो जाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था भस्म कुछ हो जाएगी कुछ ही दिनों में, तब आपको ही तकलीफ होगी दोस्तों। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट समय आ चुका है जब देश की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल जो है धड़ाम होने वाली है, बिल्कुल गिर चुकी है, और सिर्फ ऑन पेपर जो है जिसे कहते हैं कि काले सफ़ेद जो है कागज पे जो है बेफिजूल के डेटा पेश किए जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा, और अगर आप जो है सही तरीके से अगर सोशल मीडिया पर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं और चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आने वाला समय इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा भारतवर्ष का, यानी कि हो तो चुका है, सिर्फ जो है उसको जो अनाउंस करना बाकी है दोस्तों। तो उसके पहले आप संभलिए और समझिए। इसलिए जो है आपके सामने ये सारी चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी। आप भी अपने कमेंट कीजिए दोस्तों, और आपका क्या विचार है ये बताइए। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको अगर ये विषय अच्छा लगा हो और विचार अच्छा लगा हो और कुछ चिंतन करने योग्य लगा हो, तो इसे आप और भी शेयर कीजिए, जिससे बाकी भी लोग जो जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो या इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में या राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, वो भी जुड़ें और समझ सके, सुन सकें। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।